हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई की एक्सप्लेनेशन 3 क्लॉज बी को लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि क्या ब्रांड नेम्स भी इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस क्वांटम पेपर लिमिटेड केस का जजमेंट 16 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 8-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के पास एक केमिकल रिकवरी प्लांट था जिस पर असेसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया और ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने अपने ब्रांड नेम्स जो परचेज किए थे उसके ऊपर भी एज एन इंटेंजिबल एसेट्स डेप्रिसिएशन क्लेम किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसी ने केमिकल रिकवरी प्लांट पुट टू यूज नहीं किया है, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया। और जो सेकंड इशू था कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई एक्सप्लेनेशन 3 क्लॉज बी के अंदर जो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन है उसके अंदर क्योंकि ब्रांड नेम स्पेसिफिकली नहीं लिखा, इसलिए असेसिंग ऑफिसर का ये मत था कि इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में ब्रांड नेम नहीं आता और असेसिंग ऑफिसर ने ब्रांड नेम के ऊपर असेसी को डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने असेसमेंट के दौरान अपनी सीआईटी अपील की प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगी, जिससे ये पता चला कि असेसी ने मार्च के महीने में अपना केमिकल रिकवरी प्लांट पुट टू यूज कर दिया था और अकॉर्डिंगली सीआईटी अपील ने जो प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन था वो असेसी को अलाउ किया। सीआईटी अपील ने ब्रांड नेम के ऊपर भी उसको इंटेंजिबल एसेट्स मानते हुए डेप्रिसिएशन असेसी को अलाउ किया, जिस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल ने अपील रखा। जब ये मैटर रेवेन्यू हाईकोर्ट लेकर के गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई की एक्सप्लेनेशन 3B को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो आइटम्स दिए हुए हैं उसके अंदर ये दिया हुआ है कि इंटेंजिबल असेट्स इंक्लूड्स नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी और एनी अदर काइंड ऑफ कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। कोर्ट का यह कहना था कि यदि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज ZB के अंदर दी हुई है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के मुताबिक, उससे यह पता चलता है कि जो ट्रेडमार्क्स हैं वो असेसी के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। और कोर्ट का यह कहना था जो मार्क की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर दी गई है उसके मुताबिक मार्क के अंदर ब्रांड्स भी आते हैं। तो कोर्ट का यह कहना था कि यदि सेक्शन 2 क्लॉज ZB और सेक्शन 2 क्लॉज M की को ज्वाइंट ट्रेडिंग करें तो उससे यह पता चलता है कि जो ब्रांड नेम्स हैं वो ट्रेडमार्क्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन इंटेंजिबल एसेट्स की दी हुई है उसके अंदर भी ऐसा कहा गया है कि कोई और ऐसा राइट या एक ऐसा कमर्शियल सिमिलर नेचर का है तो वो भी ट्रेडमार्क्स की डेफिनेशन में आएगा। तो इस तरीके से कोर्ट का ये कहना था कि जो ब्रांड नेम्स हैं वो भी सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई एक्सप्लेनेशन 3B के मुताबिक ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में आएंगे, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स रहेंगे और उनके ऊपर असेसी जो है वो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। कई बार फ्रेंड्स बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है। यदि स्पेसिफिकली हम एक्सप्लेनेशन 3B को देखें तो उसमें स्पेसिफिकली ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि यदि उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो एनी अदर कमर्शियल और बिजनेस राइट्स की वो बात करता है, तो उस हिसाब से और जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के मुताबिक यदि हम ट्रेडमार्क्स की और मार्क्स की डेफिनेशन देखते हैं तो उससे ये बात सामने आती है कि उस एक्सप्लेनेशन 3B की इंटेंशन ब्रांड नेम को भी इंक्लूड करने की है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
गौतम पेपर लिमिटेड केस का जजमेंट 16 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।